channel with another new video. You are watching जनरल साइंस विद श्याम। पिछले टॉपिक में अपने पढ़ रहे थे जनरल साइंस का एलिमेंट टॉपिक, और आज उससे आगे अपने पढ़ेंगे पेरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी। और ये जितने भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं और उसमें जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं वो मैं कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसको आप जानने के लिए या नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी या पेरियोडिक टेबल। तो इसमें अपने पढ़ेंगे तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए एक टेबल बनाई गई, उसे पेरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट्स कॉपी पेन लेके नोट्स भी बना सकते हैं और या फिर आराम से उसको समझ भी सकते हैं। मतलब तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए एक टेबल बनाई गई, उसे पेरियोडिक टेबल कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले संकल्पना दी थी प्राउट ने। प्राउट एक वैज्ञानिक था, तो प्राउट की परिकल्पना भी कहते हैं। प्राउट की परिकल्पना उन्होंने बताया सन 1815 में तत्वों की एक परिकल्पना दी और बताया, और उन्होंने बताया कि तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणांक होता है। सरल गुणांक होता है मतलब क्योंकि तत्व होते हैं ना, वो तत्वों का जो परमाणु भार होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणांक होता है। मतलब जितने भी परमाणु भार होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु भार का मल्टीप्लाई होता है। ये प्राउट ने बताया था। ठीक है, और उसके बाद में अपने बात करें मेंडलीफ की आवर्त सारणी का वर्गीकरण। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का वर्गीकरण। मेंडलीफ के आवर्त का वर्गीकरण। अब इसमें अपने बात करेंगे तो क्या होता है कि रूसी वैज्ञानिक दमित्र ई मेंडलीफ ने 1800
69 मतलब उनसे 54 साल बाद ईस्वी में तत्वों को उनके परमाणु भार यानी परमाणु भारों के आधार पर और सारणी बनाई मतलब 1869 में तत्वों के परमाणु भार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, परमाणु भार हैं वो मैंडलीफ ने लिया था और उसी के आधार पर क्या है क्रम वाइज उनको रखा था। और इसी के अंदर उन्होंने कई बातें बताई थी। इस सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को, इस सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा। और दूसरी बात बताई थी, और खड़ी पंक्तियों को वर्ग कहा। मतलब वर्ग और आवर्त, ये बातें यहाँ पे याद रखने वाली है कि जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उनको तो अपने क्या बोला था आवर्त, और जो पंक्तियां खड़ी होती है मतलब ऐसे जो पंक्तियां बनती है उनको तो क्या बोला था आवर्त बोला था। और इसके अंदर क्या है, इस तरह जो खड़ी पंक्तियां बनती है उनको क्या बोला था वर्ग बोला था। ये तो आवर्त हुए यानी आवर्त, और ये जो क्या कहलाते हैं इनको, ये जो भी पंक्तियां बनती है एक दो जैसे आगे और भी, तो इनको कहा था वर्ग, ये उन्होंने बताया था। और उससे आगे अपने बात करें, और उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके मतलब तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। यानी तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया या और सारणी में रखा गया वो परमाणु भार के आधार पे किसने किया था यानी एक तरह से वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया था, वो किया था अपने ये मैंडलीफ ने। किसने किया था? मैंडलीफ ने। और आगे एक बात और बताई थी उन्होंने, मैंडलीफ ने जो प्रथम, द्वितीय व तृतीय आवर्त होते हैं, तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहा था। लघु आवर्त कहा था। यहाँ पे मैं आपको एक बुक के डायग्राम से आपको मैं समझाना चाहूँगा कि ये अपने क्या है, बुक के अंदर क्या है, इसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये आवर्त सारणी है और इस आवर्त सारणी में ये जो इस तरह से जो लाइनें हैं या जो भी पंक्तियां हैं, ये जैसे ये लाइन पंक्ति है, ये पंक्ति है, इन सभी को क्या कहा था? आवर्त कहा था। ठीक है, ये आप समझ रहे हो ना?
जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर। ये एक तरह से एक पंक्ति में रखा था उन्होंने, उनको आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये आवर्त है, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी में अपनी ऐसे जो लाइनें खड़ी है, ऐसे इन लाइनों को क्या कहा था, या पंक्तियों को क्या कहा था? वर्ग कहा था। क्या कहा था? वर्ग, यानी ग्रुप या वर्ग कहा था। तो अब इसके अंदर जो 1 2 3 ये क्या है? एक तरह से आवर्त हैं, और उन्होंने इनको क्या कहा था? लघु आवर्त कहा था। क्या कहा था? लघु आवर्त। उसके बाद में ये चौथा पांचवा जो ये वाला है वो दीर्घ आवर्त है, और छठा सातवां है ये उससे भी बड़े आवर्त कहलाए, एक तरह से वृत्त दीर्घ आवर्त कहलाए। तो ये अपने इस टेबल के अंदर कुछ और भी बातें हैं। एक लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है, इनको क्या है? सारणी से बाहर का है, ठीक है। इसके बारे में अभी और जानेंगे। चौथा व पांचवा आवर्त, चौथा और पांचवा आवर्त है, उसे दीर्घ आवर्त कहा था। दीर्घ आवर्त कहा, ठीक है। उसके बाद में अपने आगे जो छठा व सातवां आवर्त, उसे क्या कहा था? सर्वाधिक दीर्घ आवर्त कहा था। सर्वाधिक दीर्घ आवर्त कहा। ये कई बार पूछ लेते हैं दीर्घ आवर्त है या वृत्त दीर्घ आवर्त कहते हैं या सर्वाधिक दीर्घ आवर्त कहते हैं, तो कौन से आवर्त को कहते हैं? तो ये चौथा पांचवा है वो दीर्घ आवर्त कहलाता है, छठा सातवां है वो सर्वाधिक दीर्घ आवर्त या वृत्त दीर्घ आवर्त भी कहा जाता है। इसके अलावा अपने आगे बात करें, मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। ये बातें इंपॉर्टेंट होगी और ये अच्छी तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जैसे देखिए नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी यहाँ पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, मतलब यानी बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर। ये तो प्रश्न पूछ लेते हैं कि बढ़ता है, घटता है या कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नाभिकीय आवेश की बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। दूसरा जो टॉपिक है वो परमाणु भार। परमाणु भार सामान्यतः बढ़ता है, क्योंकि आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के आधार पर ही बनाई गई है, तो बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई या एलिमेंट को रखा गया। इसी प्रकार बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें जैसे ही क्या है, अपने बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु का ये क्रमांक बढ़ता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और उसमें आपस में क्या है वो एक तरह से आकर्षित होते हैं और आकार क्या है, छोटा हो जाता है। आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। यानी दाएं से बाएं जाने पर आकार छोटा हो जाता है या आकार घट जाता है। उससे आगे अपनी बात करते हैं आयनन विभव।
यानी आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। यानी बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन विभव का मान भी क्या है, बढ़ जाता है। और संयोजकता की बात करें, ऑक्सीजन की तुलना करने पर या ऑक्सीजन की तुलना में संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। 1 से 7 तक बढ़ती है, परंतु हाइड्रोजन से तुलना करें, हाइड्रोजन की तुलना में जो संयोजकता है वो 1 से 4 तक बढ़ती है। 1 से 4 तक बढ़ती है। अगला पॉइंट, विद्युत धनी की बात करें, विद्युत धनी गुण में कमी आती है, और विद्युत ऋणी गुण में वृद्धि होती है। और इसके अलावा अपने और बात करें धात्विक गुण और अधात्विक गुण, यानी बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण है, धात्विक गुण अधात्विक गुण में बदल जाते हैं। धात्विक गुण अधात्विक गुणों में बदल जाते हैं। ठीक है। और बीच में उपधातु भी आते हैं, बीच में उपधातुओं को भी जगह दी गई है। इसके बाद में अपने लैंथेनाइड, यानी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, धात्विक गुण अधात्विक गुणों में बदल जाते हैं, बीच में उपधातु को भी जगह दी गई है। ये अपने टेबल को अपने दिखाऊंगा अभी चित्र में, तो उसमें समझ आ जाएगा। उसके बाद अपने बात करें परमाणु भार बराबर क्या होता है। एक प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं जनरल साइंस में, परमाणु भार बराबर क्या होता है। तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। और संयोजकता क्या होती है, यानी जो भी परमाणु होता है उसके बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहा जाता है। ठीक है। अब है एक नया टॉपिक अपने इसी में आवर्त सारणी का ही है, मेंडलीफ आवर्त सारणी की सीमाएं। मेंडलीफ आवर्त सारणी की सीमाएं, मतलब उससे पहले अपनी थोड़ी सी बातें हैं वो समझ लें कि अपने जो भी बातें की थी, ये पेरियोडिक टेबल है। ठीक है। और इसमें अपने पढ़ा था कि नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता है, मतलब बाएं से दाएं जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और परमाणु भार भी साधारणतः क्या बढ़ता है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद में एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, तो मतलब इसका 11 होता है, 12 होता है। ठीक है। इसी आधार पे ये तो आधुनिक आवर्त सारणी का डायग्राम है, पर
इसी आधार पे क्या है ये आधुनिक आवर्त सारणी बनी है, जो मेंडलीफ ने बताई थी उसी के आधार पे है। तो ये समझाने की कोशिश करूँ कि वो परमाणु भार क्या हिसाब से क्या है उन्होंने बताया था कि बढ़ता है, और आयनन विभव का मान भी क्या है वो बढ़ता है। और इसके अलावा विद्युत धनी जो गुण होते हैं उसमें कमी आती है, मतलब इस साइड से इधर चलेंगे तो विद्युत धनी जो गुण होंगे उसमें कमी आएगी, और विद्युत ऋणी जो भी गुण होंगे उसमें क्या आएगी, वृद्धि होगी। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड उनको क्या कहा था, दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा था, उनको क्या कहा था, दुर्लभ मृदा तत्व कहा था। ठीक है, ये अपने क्या था, एक तरह से सारणी के बारे में ये था। और उससे आगे अपने बात करते हैं उसकी सीमाओं की। तो सीमाओं के बारे में अभी पढ़ेंगे, आवर्त सारणी की सीमाएं। इसमें अपनी पहली बात करें कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, मतलब पेरियोडिक टेबल में ये निश्चित नहीं किया गया कि हाइड्रोजन कहाँ पर रहेगा, धात्विक रहेगा या अधात्विक। उसके बाद में समस्थानिकों को भी क्या है, स्थान नहीं दिया गया, मतलब समस्थानिकों को भी स्थान नहीं दिया गया, ये भी इसकी एक कमी थी। इसके अलावा कुछ परमाणुओं को उनके बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया, मतलब जिनका परमाणु भार ज्यादा था वो पहले रख दिए और जिनका कम था वो बाद में रख दिए, ऐसा कई जगह किया गया। और अगली एक कमी और थी, यानी कुछ समान गुण वाले, कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा, तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा, और असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा, एक ही वर्ग में रखा। तो इस तरह से ये इसकी क्या थी, ये इसकी कमियां थी या सीमाएं थी। तो मेंडलीफ ने इस तरह से अपनी सारणी को पहली बार सजाया था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था उन्होंने अपने जीवन में, और इससे आगे अपनी राहें मिली। तो उसके बाद में मोज़ले ने भी आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जो अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।